एमपीएससी 001 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का सॉल्यूशन लेके आया हूं जून 2025 का। क्या सर इसका तो पेपर भी नहीं मिला? हाँ बच्चे, जून 25 का पेपर अगर नहीं मिला हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल उन्नति एजुकेशन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यह है एमपीएस 2025 का पेपर, इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। 50 मार्क्स का पेपर है बच्चे, 2 आवर्स का पेपर है। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। ध्यान रखना, वर्ड लिमिट 400 वर्ड से ऊपर मत करना, फालतू की कहानियां मत डालना पेपर में। आपको आंसर दिखाता हूं, पहले आंसर लिखना कैसे है। एग्जामिन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्लियर है? सबसे पहले बच्चे कोई भी काम कर रहे हैं उसके बारे में ना थोड़ा इंट्रो दे दो ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे आप क्या बताने जा रहे हो। फॉरेन पॉलिसीज फाइनली शेप्ड बाय द पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, लीडर्स करेंगे। और ये क्या है? बट द डे टू डे कंडक्ट एंड एक्सपर्ट इनपुट कम कहां से आता है? MEA से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से। इट इज द की प्रोफेशनल आर्म ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट डीलिंग विद आउटसाइड द वर्ल्ड। इनका काम होता है एक्सटर्नल अफेयर्स का आउटसाइड वर्ल्ड से डील करना, उनसे पॉलिसीज बनाना, रिलेशन बिल्डअप करना, और कोई भी काम की बात है। और स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉइंट्स में हमने 5 पॉइंट्स लिखेंगे बच्चे। पॉलिटिकल हेड MEA, द मिनिस्ट्री ऑफ MEA इज द सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री। He or she represent globally, approves major foreign policy decision, oversees देखता है क्या? डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स। और उसके ऊपर फिर स्ट्रेटेजिक मैटर्स पे हम लोग क्या करते हैं? एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं या कोई डायरेक्शंस देते हैं। एपेक्स ब्यूरोक्रेट फॉरेन सेक्रेटरी, इट इज द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द MEA। बच्चे ये सब्जेक्ट्स की सबसे अच्छी बात क्या है? एक तो आपका थ्योरेटिकल जरूरी है, प्लस आपको पता लगता है कि एग्जैक्टली पॉलिटिक्स या चीजें कैसे रन हो रही है। हर मिनिस्ट्री की एक रेलेवेंस और उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है। इसका काम क्या होता है? ही और शी सुपरवाइजेस ऑल डिविजन्स, प्रोवाइड्स एक्सपर्ट एडवाइस किनको? पॉलिटिकल लीडर्स को, एंड इंश्योर स्मूथ कोऑर्डिनेशन अक्रॉस इंडियन फॉरेन पॉलिसी मशीनरी। उसके बाद आता है टेरिटोरियल डिविजन्स, मतलब जो भी ज्योग्राफिकल डेस्क है, सच एस अफ्रीका, यूरोप। MEA को किस में डिवाइड किया गया है? अफ्रीका, यूरोप, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, अमेरिका, इनके अंदर हमें डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं इनके फंक्शंस क्या हैं। कंडक्ट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है ना, एक अच्छे रिलेशन बनाना, गवर्नमेंट्स के साथ नेगोशिएट करना, ट्रीटीज को कोऑर्डिनेट करना, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स, एंड इंश्योर करना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। उसके बाद क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। जो भी फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है, और हमें प्रमोट करना है इकोनॉमिक और कमर्शियल इंटरेस्ट को। द मिनिस्ट्री एडवांसेस इंडिया इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, वर्क्स ऑन ट्रेड एग्रीमेंट, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स, एंड कोऑर्डिनेट विद इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। क्यों? क्योंकि आप क्या प्रमोट कर रहे हो? इंडिया की ग्रोथ को। उसके बाद आप एक कंक्लूजन लिखेंगे, आंसर को वाइंड अप करते हैं। MEA इज बोथ अ नॉलेज ऑफ स्टोर हाउस एंड इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। ये क्या काम कर रही है? इंप्लीमेंट कर रही है। लेयर्ड स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज्ड डिवीजन है, एंड मिशन अब्रॉड। इसका क्या काम होता है? पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स इनटू अ कॉन्क्रीट डिप्लोमेटिक एक्शन। जो भी हमें डायरेक्शन मिली है, मतलब समझ लो सारी बातों को इकट्ठा करके एक बेस्ट डिसीजन लेके उसे आगे प्रेजेंटेबल वे में कन्वे करना। क्लियर है? एंड सेफगार्ड्स इंडिया इंटरेस्ट इन अ कॉम्प्लेक्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो बच्चों अब आगे कीवर्ड एंकर, स्ट्रक्चर ऑफ MEA, फंक्शंस ऑफ MEA के, पॉलिटिकल हेड, फॉरेन सेक्रेटरी, हेडिंग्स आप लोगों को वैसे ही लिखने हैं जैसे मैंने दिया है। सर क्यों? बच्चे हेडिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हेडिंग्स वही लिखिए फटाफट। एक तो बुक उठा लीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे स्टार्ट हो चुका है। बुक उठाइए, आंसर वो उठाइए जो भी आपका रजिस्टर है, उसमें हेडिंग्स लिखना स्टार्ट करिए। अभी आंसर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ये सारी हेडिंग्स अच्छे से लिखिए पहले, क्योंकि हेडिंग्स लिखने के बाद उसके बीच की एक्सप्लेनेशन आप खुद भी थोड़ी बहुत लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आराम से चल रहा है ये क्वेश्चन, आराम से देखेंगे क्वेश्चन को किस वे में मैंने आंसर दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन का एंड करेंगे कंक्लूजन। वीडियो पॉज करो पहले तो, और ये आंसर पूरा जो मैंने दिखाया है अभी, इस आंसर को रीड करो, थोरोली रीड करो, थोरोली, कि हाँ भी क्या क्या चीज है। पेपर में जाने से पहले 5 साल के पेपर करने हैं, 5 इयर्स पेपर। गेस्ट पेपर ले लो हमारी टीम को कांटेक्ट करके। क्लियर है? तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी के? इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी इवॉल्व फ्रॉम द एडवोकेसी ऑफ ग्लोबल डिसआर्ममेंट टू ओपन न्यूक्लियर वेपन स्टेटस
आफ्टर द 1974 एंड 1998 टेस्ट। इस पॉलिसी का क्या पर्पस था? इट सीक्स टू रिकंसाइल सिक्योरिटी कंसर्न विद द प्रिंसिपल ऑपोजिशन टू डिस्क्रिमिनेटरी रेजिमेस। उसके बाद क्या था, इसके फीचर्स क्या हैं? फ्रॉम नेहरू 1954 स्टैंडस्टिल कॉल एंड सपोर्ट फॉर अ टेस्ट बैन, इंडियन स्ट्रेस बैनिंग न्यूक्लियर टेस्ट एंड रिवर्सिंग कॉम्पिटिटिव आर्मामेंट, रिजेक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी एनपीटी। India opposed the NPT for creating permanent nuclear haves and have-nots, putting safeguard only on non-weapon states and ignoring their security concern। ध्यान नहीं देते हमारी सिक्योरिटी को लेके। कंडीशनल सपोर्ट टू CTBT। India supported a universal CTBT linked to time-bound disarmament, but rejected the final text. At it let nuclear power continue to high-tech weapons related research। एक एक पॉइंट के अंदर मैंने एक एक एक्सप्लेनेशन डाली है, टू द पॉइंट आंसर लिखा है ताकि आपको बच्चों को परेशानी ना हो। बड़ा बड़ा आंसर मैंने नहीं लिखा है। उसके बाद आपके लिए तो ये सारे मतलब कहते हैं ना टू द पॉइंट पॉइंट्स है। आपको क्या करना है, इसको टू द पॉइंट पढ़ने का अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। पोखरान 2 में जब हुआ था 11 एंड 13 मई 1998 को, डिमॉन्स्ट्रेटेड टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल कैपेबिलिटी एंड चैलेंज द नॉन प्रोफेशन रेजिमे दैट हैड अ लॉन्ग डिनाइड इंडियन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। मिनिमम क्रेडिबल क्या हुआ था? इंडिया डिक्लेयर्ड इट वुड मेंटेन ओनली अ मिनिमम बट क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंट, नॉट सीक अनलिमिटेड। उसके बाद क्या हुआ? मॉनिटेरियम ऑन टेस्टिंग हुआ। इंडिया अनाउंस क्या किया था? दैट फर्दर न्यूक्लियर टेस्ट वर अननेसेसरी, एक्सेप्टिंग अ वॉलंटेरियन, खुद का वॉलंटरी मतलब बेसिकली क्या हो गया, खुद के मॉनिटेरियम इवन वाइल स्टेइंग आउटसाइड CTBT। नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन, इंडिया कमिटेड एट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, रिजर्विंग न्यूक्लियर वेपन सोलली फॉर डिटरेंस एंड रिटेलिएशन। सिंपल है, हमें छेड़ोगे हम यूज करेंगे, हमें कुछ नहीं कहोगे हम कभी यूज नहीं करेंगे। हमने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी बनाई है कि हम यूज नहीं करेंगे जब तक आप उसे यूज नहीं करोगे या आप मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे, हम यूज नहीं करेंगे। और इंडिया तो बच्चे आपको पता ही, हम लोग कभी किसी को पहले छेड़ते नहीं है। अगेन कोई हमें कुछ कहे तो फिर हमने छोड़ते नहीं है। आत्मनिर्भर भारत। चलिए बेटा, क्रिटिकल नोट, कंक्लूजन देंगे, चीजें करेंगे, एक एक लाइन अच्छे से पढ़ेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, टू द पॉइंट मैंने आंसर दिया है ताकि आप अच्छे से देख सकें। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट आंसर बढ़ने से पहले, हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाओ। आते ही सबसे पहले ये देखेंगे हमने कौन कौन सी वीडियोस लगाई आपके लिए। सारे सॉल्व पेपर्स लगा दिए, देख रहे हो, सारे सॉल्व पेपर लगे हुए हैं, इंग्लिश मीडियम के भी, हिंदी मीडियम के भी। अलग अलग टीचर्स ने, प्रोफेशनल्स ने आपके लिए पेपर बनाया है। और मैं सबसे पहले अपने चैनल पे देता हूं बिग अनाउंसमेंट, न्यूज देता हूं, कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले मैं प्रोवाइड करता हूं। तो बच्चों फटाफट चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और मेरी वेबसाइट unnatieducations.com पे आ जाओ। वहां पर आती है, आप इग्नू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बच्चों आप इग्नू पे क्लिक करेंगे तो सारा इग्नू से रिलेटेड, जैसे इग्नू एडमिशन, कोई भी अगर आपको अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट देखने हो, सॉल्व्ड असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर, गेस्ट पेपर और इग्नू नोट्स, जिसके अंदर आप अपना चैप्टर डालेंगे सर्च करके, आप हमारे यहाँ पे सारे नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों। सर अगर हमें इनका PDF चाहिए हो तो बच्चा मेरी टीम को कांटेक्ट करो, ले लो। 5 साल के पेपर्स ले लो ताकि आप अच्छे मार्क्स लेके आ सको। ये रहा फोन नंबर, ये रही वेबसाइट, सारे आपको लिंक्स दिए हुए हैं, ये सारे आंसर सब मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है ना? तो आपको पता लग गया कि आंसर किस वे में प्रेजेंट करना है। आपका डाउट क्लियर हो गया कि पेपर में मार्क्स कैसे आएंगे। फिर से बोल रहा हूं, हेडिंग्स कोशिश करो ब्लैक पेन में लिखना, आंसर को ब्लू पेन में लिखना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार बच्चे ने हेडिंग पढ़ी है। ये हमारी बुक की हेडिंग स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक के अकॉर्डिंग है मेरे बच्चों, स्ट्रिक्टली इग्नू के बुक के अकॉर्डिंग है। तो इसे ध्यान से पढ़ना बच्चों, अच्छे से पढ़ना हेडिंग्स को एक एक। कंक्लूजन आपके सामने स्क्रीन पे है, आराम से देखिए, वीडियो पॉज करिए, सारे आंसर पढ़िए, नोट डाउन करिए। ठीक है। हाउ डू इंडो रशियन रिलेशन चेंज इन द पोस्ट कोल्ड वॉर इरा? चलिए स्टार्ट करें। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडिया सोवियत रिलेशन रेस्टेड ऑन आइडियोलॉजिकल क्लोजनेस, डिफेंस कॉपरेशन एंड अ फॉर्मल ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। उसके बाद क्या हुआ, चेंजेस क्या क्या हुए इन इंडो रशियन रिलेशनशिप इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, एंड ऑफ इंडो सोवियत ट्रीटी फ्रेमवर्क with the collapse of USSR, the old treaty based strategic partnership lost its institutional anchor.
कंपेलिंग बोथ साइड्स टू रीडिफाइन रिलेशनशिप। फिर से करो। इनिशियल ड्रिफ्ट एंड म्यूचुअल एडजस्टमेंट, रशिया इंटरनली टर्मोइल एंड वेस्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज reduced attention to India, while India adjusted to unipolar world and economic liberalization। फिर क्या हुआ? emergence हुई किसकी? of new strategic convergence, gradually both sides discovered, दोनों साइड ने क्या किया? shared interest in promoting a multipolar world, opposing unilateralism and seeking a stability। उसके बाद क्या हुआ? defense cooperation as a core pillar, post world war ties heavily emphasizes arms sales and defense technology transfer, with India sourcing major platforms from the Russian military industrial complex। बच्चों, कोई भी सॉल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल, गेस्ट पेपर और लास्ट ईयर सॉल्यूशन, कुछ भी चाहिए एक कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे है। प्रॉब्लम क्या है ना बच्चे, के बाद टाइम नहीं होता, आपको लगता है यार आंसर ढूंढ ढूंढ के लिख लेंगे। अरे कांटेक्ट करो, सॉल्व असाइनमेंट दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, आप पढ़ने में ध्यान दो ना, सिर्फ आपको कांटेक्ट ही तो करना है। कांटेक्ट करेंगे फटाफट ताकि पूरे मार्क्स आए। पढ़ने में ध्यान लगाओ फटाफट। ये रहा कॉमन सेंस। और मुझे वो बताओ कमेंट सेक्शन में आपको किसका सॉल्यूशन चाहिए नेक्स्ट, किसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस करने हो तो मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन जरूर आएगा रिप्लाई, मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि हम आप बच्चों की हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना आप ये करेंगे उतना हमारे को बेनिफिट मिलेगा, उतना आपके दोस्तों को बेनिफिट मिलेगा। तो विन विन सिचुएशन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। ठीक है, अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में लिखना है। सबसे पहले तो बता दो ये है क्या। India's foreign and national security policy making was a long criticized as ad hoc and poorly coordinated. Repeated crises highlight the need for an institutional mechanism to integrate political, military, economic, and intelligence input. Key aspects क्या थे? Earlier ad hoc leadership style, Nehru and later Prime Minister personally handled national security, consulted only a few confidants without any organized structure. Early proposal for NSC, scholars जो थे like KP Mishra and K Subramaniam argued for a national security council, expert advisory body and policy planning system। उसके बाद क्या हुआ? लिमिट्स आ गई किसकी? CCPA सिस्टम की। The cabinet committee on political affairs was seen as loose deliberative forum, prime minister could simply stop convening it। political policy consensus में क्या हुआ? public debate and party manifestos, जनता दल, कांग्रेस, बीजेपी increasing demand in a statutory NSC। फिर फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट 1998, द वाजपेयी लेड एनडीए गवर्नमेंट फाइनली सेट अप एनएससी इन नवंबर 1998 फॉर इफेक्टिव नेशनल सिक्योरिटी फॉर्मुलेशन। कंक्लूजन आपके सामने है, मेमोरी एंकर्स दे दिए हैं। अब आपको पता है आपको बेस्ट आंसर कैसे लिखना। ग्लोबलाइजेशन इज द फोरमोस्ट एंड पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इशू। ये क्या हुआ था? ड्रिवन बाय रेवोल्यूशन इन कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। इट डिनोट्स rapid cross-border flows of capital goods, people and information, reshaping state sovereignty, economics and world politics, including India foreign policy framework। Key aspects क्या थे? टेक्नोलॉजिकल में रेवोल्यूशन आ गया, ई कॉमर्स के फाइनेंशियल फ्लोज हुए, मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड एमएनसी सब आए बाहर से, सब ने बिजनेस किया रैपिडली। माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, सिटी बैंक ऑपरेट अक्रॉस मैनी कंट्रीज। कंपटीशन आया, नई चीज आई, नई टेक्नोलॉजी आई। इंडिया पॉलिसी शिफ्ट सिंस 1991। इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, ओपनिंग टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्लोबल मार्केट। इससे हमें क्या फायदा हुआ? इकोनॉमिक गेन्स हुए फॉर इंडिया। कंज्यूमर एंजॉय वाइडर चॉइसेस, एक्सपोर्ट्स हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व स्ट्रेंथेंड हुए और अल्टीमेटली हमारी ग्रोथ बढ़ी। जितना ज्यादा कंपटीशन होएगा उतनी अच्छी चीजें मिलेंगी। कंक्लूजन आपके सामने है, मेमोरी एंकर आपके सामने है। आराम से पढ़ेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि सबका भला हो, सबको पता लग जाए इग्नू के सारे आंसर्स मिल रहे हैं। तो बच्चों फटाफट लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू।